दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है नेट शास्त्र। आज की ये वीडियो थोड़ी हटके होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम यूजीसी नेट की नहीं, आपके क्लास 12th की बात करेंगे। जो आपके क्लास 12th में जो आपकी बुक आती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब समकालीन विश्व राजनीति, उसका एक चैप्टर है आपका द कोल्ड वॉर एरा। तो उसके बारे में देखेंगे और उस चैप्टर में से जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन और वो टॉपिक हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक तो फैलाना ही है। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी फैला दो जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए और जो ये पॉलिटिकल साइंस का जो खुमार है ना, जो भूत है आपके दिमाग में, वो उतर जाएगा इस एक वीडियो से। बाकी चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये जो लाइन लिख रखी है मैंने कि ए वॉर विदाउट डायरेक्ट फाइटिंग बट विद फियर, टेंशंस एंड पावर पॉलिटिक्स, ये आपकी कोल्ड वॉर एरा पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस लाइन का मतलब क्या है? एक ऐसा युद्ध या एक ऐसी वॉर जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई नहीं की गई थी, मतलब डायरेक्टली फाइट नहीं की गई थी, एक दूसरे के कंधे पे पिस्तौल चला के गोली मारी गई थी। तो ये इस लाइन का वो मतलब है। बल्कि उस टाइम पे जो आपका फियर था, टेंशन था और एक पावर पॉलिटिक्स चल रही थी किन दो देशों के बीच में, वो हम आगे जानेंगे। आपके जो ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे आपका एक क्यूबन जो मिसाइल था आपका, और एक कोल्ड वॉर एरा, जो आपका कोल्ड वॉर है क्या, ठीक है। और एक आपके जो ये दो ध्रुवीय जो विश्व की आरंभ हुई थी ना, बिगिनिंग ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो तीन टॉपिक है इनको हम अभी की इस वीडियो में कवर करेंगे, जो ये वीडियो है। बाकी ये जो तीन टॉपिक होंगे इनको हम एक मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा जो इसी चैनल पे अपलोड करूंगा, तो वो भी जरूर देखना। आने वाले टाइम में वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो पहले हम इन तीन टॉपिक को कवर करते हैं जो आपके पहले दिए गए हैं, और ये मैंने आपकी बुक में से ही उठाए हैं ये टॉपिक्स। तो आपका जो पहला टॉपिक है वो क्या है कि कोल्ड वॉर एरा क्या है, शीत युद्ध है क्या। आप शीत युद्ध से या कोल्ड वॉर से आप समझते क्या है? देखो, एक ऐसा युद्ध या एक ऐसी वॉर जिसमें हम डायरेक्ट फाइटिंग ना करते हुए इनडायरेक्टली फाइटिंग करें। मतलब जो आपके दो खेमे थे, जो यहाँ पे दो देश थे जिसमें एक यूएसए और एक यूएसएसआर था, वो डायरेक्ट फाइटिंग नहीं कर रहे थे बल्कि इनडायरेक्ट वे में फाइटिंग हो रही थी उनकी। उनके बीच में कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, प्रतिस्पर्धा चल रही थी और एक दूसरे से आगे निकलने की एक होड़ लगी हुई थी। तो ये था आपका कोल्ड वॉर। और उसी टाइम को जो वो पीरियड चला ना, उसी को बोला जाता है कोल्ड वॉर एरा। जो कोल्ड वॉर एरा आपकी जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था ना, उसके बाद ही कोल्ड वॉर एरा आपका शुरू हो गया है। तो इसमें क्या लिखा है? द कोल्ड वॉर वाज अ पीरियड ऑफ टेंशंस एंड राइवलरी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट एंड द सोवियत यूनियन। मतलब जो आपका यूएसए है, आपका यूएसए वर्सेस यूएसएसआर। यूएसएसआर कौन है पता है? यूएसएसआर आज यूएसएसआर के जो आपने अपनी किताब में पढ़े होंगे टॉपिक्स, उसमें क्या है कि यूएसएसआर टूट गया था, बहुत सारे उनके पार्ट हो गए, टूट गया था। उसके बाद एक सबसे बड़ा देश बनता है रशिया। रशिया आज की टाइम में सबसे बड़ा पार्ट है यूएसएसआर का। आज यूएसएसआर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब आज की डेट में आप यूएसएसआर मैप पे ढूंढने जाओगे ना तो यूएसएसआर आपको दिखेगा नहीं। आज के टाइम में रशिया सबसे बड़ा पार्ट है उस यूएसएसआर का। तो जो शीत युद्ध चल रहा था उसमें सोवियत संघ और यूएसएसआर, सोवियत संघ और आपका अमेरिका, उसके बीच में एक टेंशन, एक भय का माहौल था। उन्हीं जो प्रतिस्पर्धा चल रही थी उसी से शुरुआत होती है आपकी कोल्ड वॉर की, ठीक है। इसको समझने से पहले देखो, मैंने यहाँ पे ये एक पिक्चर लगाई, इसमें इनको पहचानना है आपको, ये कौन कौन है। चलो मैं ही बता देता हूँ ये कौन कौन है। ये जो है ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ये हैं आपके यूएसए के। अब इनका नाम क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, बाकी मैं जरूर बता देता हूं इनका नाम क्या है। एक का नाम था जॉन एफ कैनेडी और दूसरे का नाम है निकिता क्रुश्चेव, ठीक है। ये दो राष्ट्रपति थे उस टाइम पे, जब हम पढ़ते हैं आप कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे। ये सबसे मेन इंपोर्टेंट राष्ट्रपति आते हैं आपके उस टाइम के। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, कोल्ड वॉर को समझने से पहले आपको इसकी है ना जो बैकग्राउंड है उसको समझना पड़ेगा कि कोल्ड वॉर शुरू क्यों। तो हम एक कहानी के थ्रू आगे बढ़ेंगे जिससे आपको सिंपल भाषा में समझ में आए कि कोल्ड वॉर शुरू क्यों हुआ था, ये लड़ाई क्यों हुई और ये ऐसा टाइमलाइन क्यों बनी, ठीक है। शुरू में क्या होता है कि आपका जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, पहला विश्व युद्ध होता है। जो आपका पहला विश्व युद्ध हुआ वो 1914 से 1918 के अंदर हुआ, ठीक है। वो खत्म हो गया, वहां
बहुत सारे लोग मारे गए, सैनिक मारे गए। देखो ये रियल फुटेज है उस टाइम की, ये मैंने लगा रखी है, ये रियल फुटेज है। ये देखो सैनिक, कितने सैनिक है, ये इतने सैनिक मारे गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर में। ये रियल फुटेज है उस टाइम की। तो जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट हुआ देन सेकंड होता है। सेकंड किसके खिलाफ होता है? हिटलर के खिलाफ। आपको याद होगा हिटलर के खिलाफ होता है। क्या होता है कि हिटलर एक तानाशाह बन के उभरता है, ठीक है, आपके जर्मनी में तानाशाह बन के उभरता है। तो उसको, उसके अंदर क्या थी कि वो एक तानाशाह था, वो सारी चीजों को अपने अंदर लेना चाहता था, सारे देशों, ठीक है। तो क्या हुआ, धीरे 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 आगे बढ़ते हुए सारे जो मोस्टली जो देश थे, बड़े बड़े देश थे, जिसमें आपका यूके, आपका रशिया, रशिया जो उस टाइम पे यूएसएसआर था, इन सब ने, यूएसए ने मिलके उसको हराने का सोचा, ठीक है। आपके जर्मनी को ना हिटलर, तो वो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था। उसके बाद क्या हुआ, कॉज मतलब कारण, उसके कारण मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, उसके कारण एक भयानक नुकसान हुआ जो हमारे वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे सैनिक मार गए। आर्थिक जो मंदी थी वो आ गई थी, गरीबी आ गई थी, भूखमरी आ गई थी, यूरोप तबाह हो गया था, ठीक है। उस टाइम पे यूरोप बिल्कुल तबाह हो गया था और यहाँ पूरी दुनिया भारी नुकसान पहुंचाया गया और बाद में विश्व राजनीति बदल गई, ठीक है। सब कुछ तबाह कर दिया एक इस वॉर ने, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। इसमें क्या होता है कि जब ये वॉर चल रही थी और खत्म हुई, उसके बाद यूरोप तो खत्म ही हो गया, यूरोप तो बिल्कुल खत्म हो गया। और उसके बाद बचे थे दो कॉम्पिटिटर मेन, जिसमें कौन कौन आते हैं आपके, यूएसए और यूएसएसआर, ये दो बचे थे। इन दोनों के बीच में चलता है आपका पावर को लेके स्ट्रगल, सत्ता को लेके संघर्ष, इन दोनों देशों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अमेरिका ने 1945 में, देखो ये एक एक मेन और कारण था आपका, जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ उसका। क्या हुआ कि यूरोप तबाह हो गया, बचे कौन, यूएसए और आपका यूएसएसआर, ठीक है, ये दो देश बचे। अब इनके बीच में होता है आपका कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर की शुरुआत कैसे होती है, ये क्योंकि ये देश चाहता था मैं आगे निकल जाऊं, ये देश चाहता था मैं आगे निकल जाऊं। इन दोनों ने अपनी प्रतिस्पर्धा जारी रखी। पहले, सबसे पहले अमेरिका ने 1945 के अंदर आपका क्या बनाया, एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, ये रहा, ये बनाया एटॉमिक बॉम्ब, जो पहला बम बनाया। फिर उसके बाद देखा, अब एक बात बताओ, आपका जो दोस्त है क्लास के अंदर है, वो आपसे थोड़ा सा दो पढ़ने वाले की बात कर रहा हूँ, बैक बेंचर की नहीं, तो पढ़ने वाला है वो, एक दोस्त ज्यादा पढ़ जाए या अच्छे नंबर ले ले, तो दूसरे वाले को क्या रहेगा कि मैं भी अच्छे नंबर लूं, मैं भी पढ़ाई करूं, तो उससे जलन के कारण तो दूसरा भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। तो ऐसे ही जब यूएसए ने बना लिया ना, यूएसएसआर को भी लगा कि मेरे को भी बनाना चाहिए भाई, मैं भी बनाऊंगा। अब उसने भी अपना बना लिया, उसने भी अपना बनाया। जब 1949 के अंदर उसने भी अपना बना लिया बम। दोनों देशों के पास अब न्यूक्लियर बम थे, दोनों देश एक महाशक्ति बन के उभर गए थे, ठीक है। उस टाइम पे उन दोनों देशों के बराबर कोई भी सिंगल कंट्री नहीं था कि उन दोनों देशों के बराबर आ सके, ठीक है। ये दोनों देश ही अलग अलग खेमों में बट गए थे, ठीक है। जब पावर का स्ट्रगल चल रहा था, सत्ता का संघर्ष चल रहा था, इसमें परमाणु बम विकसित हुए। दोनों देशों के पास परमाणु हथियार होने के कारण उनके बीच प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हो पाया। देखो, दोनों देशों के पास परमाणु बम थे, तो इसलिए ही डायरेक्ट आपका वॉर नहीं हो पाती है, डायरेक्ट युद्ध नहीं हो पाता है, बल्कि इनडायरेक्ट चलता है। अगर डायरेक्ट होगा तो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर बम फेंक देंगे, ठीक है, तबाह हो जाएगा सब कुछ। जैसे जापान का तबाह कर दिया अमेरिका ने, ऐसे ही अगर ये दोनों देश तबाह करने लगे, अमेरिका बहुत तेज है इन मामलों में, उसने जापान को तो तबाह कर दिया, अपनी तबाही नहीं देख सकता वो, इसलिए उसने कभी भी यूएसएसआर से डायरेक्ट पंगा नहीं लिया, और ना ही यूएसएसआर पंगा लेता है डायरेक्ट आपके यूएसए से, ठीक है। ये दोनों इनडायरेक्ट वे में लड़ते रहे। ये इनकी लड़ाई चलती रही लास्ट 1990-91 तक, 1990 और 1991 तक इनकी फाइट चलती रही, ऐसे ही कोल्ड वॉर में। इसी कारण दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई होने के बजाय सैन्य गठबंधनों, हथियारों की होड़ लग गई, हथियारों की होड़ लग गई, ठीक है। और ये इसने, यूएसएसआर ने स्पुतनिक लॉन्च कर दिया, जो आपकी पहली सैटेलाइट थी, ऐसे, ठीक है, सबसे पहले इसने लॉन्च किया। फिर अमेरिका सोचा मैं भी लॉन्च करूंगा, अमेरिका ने भी लॉन्च कर दी अपनी। तो ऐसे लॉन्च करते रहे, मैं पहले चांद पे जाऊंगा, अब यूएसएसआर बोला पहले मैं चांद पे जाऊंगा, तो पहले चांद पे अमेरिका पहुंच गया। ऐसे इनके बीच में फाइट चलती रही, पहले अमेरिका चांद पे पहुंच गया, इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च कर दी। तो ऐसे इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रही। तो इसी तनावपूर्ण जो स्थिति थी, उसी को शीत युद्ध कहा जाता है। बस यही है कोल्ड वॉर, यही है कोल्ड वॉर एरा। इसी के अंदर जब जितनी भी प्रतिस्पर्धा चल रही थी, जितने भी कंपटीशन चल रही थी दो देशों के बीच में, उन्हीं को ही बोला जाता है। और आगे आगे हम देखेंगे दो मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज थी इसके अंदर, दो इंपॉर्टेंट चीज हो रहेंगी। देखो, यहाँ एक दो कारण हो रहेंगे कि पहला तो आपका कारण यही था कि भाई हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ाना है सारी अपनी चीजों को, ठीक है, ऐसे। एक कारण हो रहेगा आपकी विचारधारा, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, किसके आइडिया कितने देश मानते हैं, ठीक है। ये मैं पढ़ाऊंगा अभी इसी वीडियो में आगे, तो वो हम तब देखेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं हम अपने में, क्यूबन मिसाइल जब क्राइसिस हुई। ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या था, ये बड़ा परेशान करता है यार, कि क्यूबन मिसाइल संकट था, ये था क्या। देखो, जब मैं 12th में था तो मेरे को भी शुरू में करता था कि क्यूबन मिसाइल है क्या यार, ये संकट ही क्या है, समझ नहीं आया।
अब समझते हैं इसको, ये क्यूबन मिसाइल है क्या। देखो, सबसे पहले आपकी जो क्यूबा है ना, क्यूबा है, वहां होता है आपका रेवोल्यूशन, वहां होती है आपकी क्रांति, सबसे पहले क्रांति होती है वहां। तो वहां क्या होता है कि जो आपके 1959 में वहां क्यूबा के अंदर, क्यूबा एक छोटा सा आइलैंड है, एक द्वीप की कंट्री है वो, ठीक है, द्वीपीय देश है वो, छोटा सा आइलैंड है वहां। वहां क्या होता है उसकी भी मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊं छोटा सा, हालांकि जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के लिए, आपकी बुक में भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है, पर मैं एक समझ के लिए, ताकि आपको टॉपिक समझ आए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ ये है क्या। देखो, 1959 से पहले, मतलब 1959 से पहले क्यूबा में राज चल रहा था एक का, उनका नाम था कुछ बतिस्ता बतिस्ता करके नाम था उनका। बतिस्ता नाम के एक वहां पे शासक थे। तो उनसे आजादी पाने के लिए, देखो हमने भी तो आजादी पाई है ना किसी से, अंग्रेजों से आजादी पाई है हमने। तो ऐसे ही क्यूबा के अंदर भी वहां के लोगों को भी ऊपर अत्याचार हो रहे थे, तो वहां के लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी किसके खिलाफ, वहां का एक बतिस्ता बतिस्ता नाम का शासक था, एक बार बतिस्ता, ठीक है, वहां शासक था। उन लड़ाई लड़ने वाले कौन थे, तो फेमस लीडर आते हैं आपके, सबसे पहले ये लीडर आते हैं, ये क्यूबा के सबसे फेमस लीडर, इनका नाम था फिदेल कास्त्रो। फिदेल कास्त्रो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं आपके, फिदेल कास्त्रो। और ये कौन है, इनको कमेंट सेक्शन में बताओगे या मैं ही बताऊं, चलो मैं ही बता देता हूँ, ये कौन है, ये है ची गवेरा, इनका नाम ची गवेरा, और ये है फिदेल कास्त्रो। इन दोनों ने मिलकर अपने देश में एक क्रांति चलाई, एक देश को आजाद बनाने के लिए एक लड़ाई लड़ी, दोनों ने मिलकर। जो आपके ये जो ची गवेरा थे, ये फिदेल कास्त्रो के साथ मिलकर, क्योंकि ये गुरिल्ला जो वॉर थी ना, एक गुरिल्ला वॉर नाम की कोई वॉर होती है, उसमें ये आप आगे पढ़ेंगे अपने जब जाएंगे इसके अंदर ग्रेजुएशन में, ये गुरिल्ला नाम की एक वॉर होती है, उस वॉर को लड़ने में ये एक्सपर्ट थे, ठीक है, ठीक है। इन्होंने साथ दिया फिदेल कास्त्रो का, फिदेल कास्त्रो के साथ साथ देकर उस देश को आजाद करवाया, ठीक है। तो ये क्रांति होती है आपकी 1959 में। तो क्या होता है कि ये देश सोवियत जो आपका यूएसएसआर के पास चला जाता है, मतलब ये कहीं ना कहीं यूएसएसआर का दोस्त बन जाता है। अब क्या होता है कि भाई, जब ये ऐसा आइलैंड सा है, ये कुछ ऐसा ऐसा सा आइलैंड है, और यहाँ कुछ अमेरिका है, यहाँ कुछ अमेरिका मान लो, और ये क्यूबा, यहाँ के मान लो कि यूएसए के पास में एक ऐसा देश विकसित हो जाए, जिस देश में आपकी विचारधारा चल रही है किसकी, यूएसएसआर की। तो अमेरिका को तो दर्द होगा ना, दुख होगा ना अमेरिका को, कि मेरे पड़ोस में रहकर मेरी ही स्थिति कर रहे हैं, मेरे ही पड़ोस में रहकर, मतलब आपके पड़ोस में कोई तीसरा बंदा आके जिसके साथ आपकी लड़ाई है, वो इन्फ्लुएंस कर दे उसको, तो आपको दुख होगा ना, और आप चाहेंगे कि मेरे पड़ोस में ऐसा कोई सांप बन के बैठ जाए, तो नहीं। तो यूएसए क्या चाहता था कि ये जो क्यूबा है, इसको हम इन्वेड कर ले, इसके ऊपर आक्रमण कर दे, और हम चाहें इस देश में, क्यूबा के अंदर हम अपना राज चाहते हैं, हम अपनी जो इनकी जो मान लो ये ऐसी गवर्नमेंट को वहां बैठाना चाहते थे, वो गवर्नमेंट अमेरिका का साथ दे बस। और उसमें विचारधारा क्यूबा के अंदर फैलाना चाहते थे, जो इनकी विचारधारा थी पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट विचारधारा थी, ठीक है। ये विचारधारा का छोटा सा नाम अपने दिमाग में रखना, क्योंकि ग्रेजुएशन में काम आएगा। कैपिटलिस्ट जो विचारधारा थी, उसको फैलाना चाहते थे। और यहाँ क्या फैल गया, यूएसएसआर ने अब वहां पर सोशलिज्म फैला दिया, ठीक है, वहां मार्क्सिज्म फैल गया, सोशलिज्म फैल गया। तो अब क्या हुआ कि भाई इसको तो दुख हुआ अमेरिका को, इसलिए होता है आपका क्यूबा मिसाइल संकट, उसको बोला जाता है क्यूबा मिसाइल संकट, जो अमेरिका के बहुत पास स्थित था, इसलिए अमेरिका ने इसे अपने लिए खतरा समझा। उसके अंदर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था, इसलिए इसने अपने आप को खतरा समझा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अकर्ड। देखो, ये मैंने मैप में वहां बताया, ये है आपका क्यूबा, ये क्यूबा, ये अमेरिका, यूएसए। ये क्या है कि यहां अगर मान लो इसके जड़ में ही कोई दूसरी देश का इन्फ्लुएंस वाला देश बैठ जाएगा, तो इसको होगा ना दिक्कत। तो वो वाली चीज है कि अब इसमें क्या है कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में शीत युद्ध के दौरान हुआ। सोवियत संघ को यह चिंता थी कि अमेरिका क्यूबा पर हमला कर सकता है। देखो, यह चिंता थी, अमेरिका क्यूबा पर हमला कर सकता है। देखो, यूएसए क्यों हमला कर सकता है क्यूबा के ऊपर, क्योंकि क्यूबा में यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस था। तो यूएसएसआर को डर था कि कहीं यूएसए क्यूबा के अंदर अटैक ना कर दे, इसलिए यूएसएसआर ने वहां क्या किया, वहां बहुत सारी इसके अंदर मिसाइल्स इस देश के अंदर, एक मिनट, इस देश के अंदर मिसाइल लगा दी, यहाँ इस देश तक। अब यहाँ मिसाइल लगा दी, अब किसी की जड़ के घर के पास तुम मिसाइल लगा दोगे, तो उसको तो टेंशन होगी, और वो कहीं ना कहीं एक टेंशन का माहौल बन जाएगा ना, टेंशन का माहौल बनेगा। यही तो है कोल्ड वॉर की खासियत, यही तो है कोल्ड वॉर, जो कोल्ड वॉर एरा है। अब टेंशन बन गई दोनों देशों के अंदर, क्यूबा के अंदर, यूएसए के अंदर, क्योंकि वहां मिसाइल रख दी है यूएसएसआर ने, यूएसएसआर की सहायता से। अब वहां मिसाइल रख दी, तो यूएस से कहीं ना कहीं उसको टेंशन होगी कि कभी ना कभी तो ये चला देगा मेरे ऊपर, और कभी चला दिया तो मेरी बहुत सारी, क्योंकि अमेरिका की है ना बहुत सारी आबादी इस खेमे पर रहती है, यहाँ यहाँ के ये बड़े बड़े देश, ये बड़े बड़े शहर यहाँ है,
जो आपका न्यूयॉर्क है, आपका वॉशिंगटन डीसी है जो वहां की राजधानी है, तो वो यही है। अगर ये यहाँ से मिसाइल मारेगा तो इसकी तो राजधानी तबाह हो जाएगी। न्यूयॉर्क सबसे एक बहुत बड़ा शहर है, वो तबाह हो जाएगा, तो इसकी बहुत सारी आबादी तबाह हो जाएगी। तो यहाँ होया, और यहाँ हो गया फिर संकट पैदा, यहाँ होगी प्रॉब्लम पैदा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हुआ कि टू प्रोटेक्ट क्यूबा, सोवियत लीडर निकिता क्रुश्चोव, ये इन्होंने क्या किया कि जो ये जो लीड थे वहां के यूएसएसआर के, इन्होंने क्या किया कि क्यूबा के अंदर जो सोवियत मिलिट्री है उसको भेजना शुरू किया, वहां पर बेस बनाना शुरू किया 1962 के अंदर। अब वहां क्या होता है कि अड्डा बना लिया उन्होंने। तो 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी है। देखो, मिसाइल तैनात कर दी सोवियत संघ ने वहां। इससे पहली बार अमेरिका ने सोवियत संघ को परमाणु हथियारों की सीधी मार की सीमा में आ गया। अब क्या था, आपने देखा ना, मैंने परमाणु बम का आपको बताया कि 1949 में यूएसएसआर ने परमाणु बम बना लिया था। अब परमाणु बम बना लिया, उसने वही मिसाइल जाकर क्यूबा में लगा दी। अगर क्यूबा में लगा दी वो मिसाइल तो अमेरिका को खतरा हो गया, और अमेरिका को अगर खतरा हुआ तो अमेरिका भी टेंशन में आएगा, और अमेरिका भी कुछ ना कुछ करेगा उसके खिलाफ में। ठीक है, तो यहाँ क्यूबा में यहाँ मिसाइल लगा दी। इन्होंने सोचा अमेरिका वॉर करेगा, अमेरिका ने सोचा क्यूबा करेगा, तो ऐसे संकट पैदा हो गया था। ठीक है, फिर अमेरिका ने किया, जब अमेरिका को इसकी जानकारी मिली तो राष्ट्रपति जो आपके जॉन एफ कैनेडी है, ये वाले जॉन एफ कैनेडी, ये आपके निकिता क्रुश्चेव, ठीक है, जॉन एफ कैनेडी ने सोवियत जहाजों को रोकना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, ये जो यहां से है ना, यहाँ जाने वाले ये एरिया जो है, देखो ये एरिया इनको ब्लॉकेड किया, इनको बंद कर दिया, ताकि यूएसएसआर की जितनी शिप आ रही है, जो सोवियत संघ है आपका, उसकी जितनी भी शिप आ रही है उनको रोका जा सके, ब्लॉकेड कर दिया। ठीक है, तो कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि परमाणु युद्ध हो जाएगा। उस टाइम पे टेंशन यही थी कि यार परमाणु बम हो जाएगा, सब यही सोच रहे थे, हर एक देश के दिमाग में यही टेंशन थी कि परमाणु बम ना हो जाए दो देशों के बीच। इन दोनों देशों के पास सबसे ज्यादा परमाणु बम थे, अगर हो जाता उस टाइम पे ना, तो यूएस से तो खत्म हो ही जाता, यूएसएसआर भी खत्म होता, और यहाँ लपेटे में बहुत सारे देश आ जाते हैं उसके में। तो ऐसे हुआ क्यूबा से। वहां क्या हुआ कि सोवियत जहाज वापस लौट गए। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बात की, किसने, यूएसएसआर ने और यूएसए ने। ये देखो, ये बैठे निकिता क्रुश्चेव और ये बैठे जॉन एफ कैनेडी, इन दोनों ने बाकी सलाह की, आपस में बैठे, बतलाए, उसके बाद समाधान निकला। फिर उन्होंने क्या किया, सोवियत जहाज को वापस भेज दिया। तब ये संकट समाप्त हुआ और क्यूबा में से वो मिसाइल आपकी हटा दी। किसने, यूएसएसआर ने। ये संकट तब खत्म हुआ, वहां पर आपका मिसाइलें हटा दी। देखो ये रहा, मिसाइलें हटा दी। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का सबसे खतरनाक क्षण माना जाता है, लेकिन सौभाग्य से परमाणु युद्ध नहीं। तो ये था आपका क्यूबा मिसाइल संकट। आगे बढ़ते हैं। ये टाइमलाइन अगर आपको देखने नहीं है, वीडियो को रोक कर आप टाइमलाइन देख सकते हैं, जिससे आपको समझ में आया कि हुआ क्या है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। देखो, इसमें टाइमलाइन क्या है कि 1959 में क्या हुआ कि फिदेल कास्त्रो नेता बने, उन्होंने क्रांति की, क्रांति करने के बाद वो नेता बन गए उस देश के। और जब क्यूबा यूएसएसआर के करीब था, ठीक है, तो वहां यूएसए को टेंशन होने लगी, तो यूएसए ने ब्लॉकेड, जो बे ऑफ पिग्स है, ये जो थी ना खड़ी, इसको इनका इन्वेजन करने की ठानी थी अमेरिका ने ये क्या किया था यहाँ पर, यूएसए ने क्या किया था, ये हालांकि शायद आपकी बुक में नहीं है, पर मैं बता दूं आपकी एक समझ के लिए, कि यूएसए ने बहुत सारे इसमें एग्जाइल्स, कुछ सैनिक यहाँ क्यूबा के अंदर भेज दिए। ठीक है, कि जाके क्यूबा के जो फिदेल कास्ट्रो है ना, उसकी सत्ता गिरा दो, उसकी जो गवर्नमेंट है ना उसको गिरा दो, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे वहां पर। ठीक है, तो ये वही, पर ये फेल्ड हो गया वहां पर, क्योंकि जनता नहीं मानी इनकी बात। अमेरिका की जो आए थे ना वहां पर, अमेरिका ने जो भेजे थे वहां, उन लोगों की बात नहीं मानी, और क्यूबा के फिदेल कास्ट्रो के जितने भी सैनिक थे, आर्मी थी क्यूबा की, उन्होंने इनको ढूंढ ढूंढ के मारा है सबको। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें यूएस डिक्लेयर सोवियत जो मिसाइल थी इन क्यूबा डिस्कवर्ड, तो यूएसए ने डिस्कवर किया था मिसाइल्स को, तब ये संकट पैदा हुआ। ठीक है, प्रेसिडेंट कैनेडी अनाउंस है नेवल ब्लॉकेड, ये सारी वही बातें हैं। तो इन बातों को आप देख लेना, वीडियो रोक। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ आपका तीसरा पॉइंट आता है, जो आपका दो ध्रुवीयता का प्रारंभ। यहाँ पे दो पावर उठी, वो कौन कौन सी थी, यूएसए और यूएसएसआर। देखो, उसमें दो पावर उठी है और दो ब्लॉकेड उठ गए आपके, यूएसए और यूएसएसआर। इनकी जो इनकी विचारधारा थी, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद, एक था आपका सोशलिज्म समाजवाद, ठीक है, साम्यवाद मार्क्सिज्म वाला। ठीक है, तो वहां दो विचारधारा, यूएसए चाहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लुएंस करूं, और यूएसए ने कर भी रखा था। ये देखो, नीला जितना भी है ना, ये जितनी भी नीला पार्ट है, ये ब्लू पार्ट है, ये सारा इन्फ्लुएंस थे यूएसए के।
यूएसए के। ये मैप में देखो, ये सारे इन्फ्लुएंस यूएसए के, और ये सारे पार्ट थे यूएसएसआर के, ये सब यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में थे। तो ये थे आपके ब्लॉकेड, ब्लॉकेड, ये दो, जो यूरोप था ना वो बट गया था दो हिस्सों के अंदर। एक तरफ यूएसए की जो विचारधारा थे वो मान रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में भी उनकी विचारधारा चलती है कैपिटलिस्ट की, ठीक है, वही पूंजीवाद विचारधारा थी, पर यहाँ साम्यवाद विचारधारा चल रही थी। पोलैंड में, रोमानिया में, ऐसे ये बहुत सारे देश है, उनके अंदर दो विचारधारा चल रही थी। तो ये ब्लॉकेड है, और ये आयरन कर्टेन, ये बीच में एक वैचारिक दीवार थी, ये आयरन कर्टेन। देखो जर्मनी, यहाँ देखोगे आप दो पार्टों में बटा हुआ है, जर्मनी को दो पार्टों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो उस टाइम पर एक्सपैंड कर रहे थे अपने आप को, कौन कौन, यूएसए और आपका यूएसएसआर, ये दोनों देश अपने आप को एक्सपैंड करने में लगे हुए थे, फैलाने में लगे हुए थे। तो इन्होंने, यूएसए ने क्या बनाया अपना, नेटो। नेटो क्या था कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ट्रीटी बनाई। क्या थी ये ट्रीटी, ये फॉर्म की गई थी, ठीक है। यहाँ नाटो का गठन अमेरिका ने नेतृत्व में हुआ, ठीक है। और उसके बाद इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था यूएसएसआर की, है ना, यूएसएसआर के एक्सपैंड को रोकना, यूएसएसआर बढ़े ना, ठीक है, फैले ना, उसको रोकने के लिए, प्रभाव को रोकने के लिए, क्योंकि दो, मैंने बताया दो विचारधारा चल रही थी, एक पूंजीवाद, एक साम्यवाद, ठीक है। इन दोनों विचारधारा में साम्यवाद ज्यादा ना फैले, उसके लिए बनाया गया नेटो। इसमें यह समूह सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित था। देखो इसमें एक चीज क्या थी कि ये देखो, ये जितने भी देश है ना, ये सारे देश है, अगर इन पे एक पे भी हमला हो गया ना, तो सब पे हमला माना जाएगा, तो सारे देश मिलकर हमला करेंगे उस देश के ऊपर, एक पे भी हमला कर दे। तो ये इसलिए बनाया गया था कि यूएसएसआर किसी पर भी हमला ना कर पाए। यूएसएसआर ने एक देश पे हमला किया तो सारे उठ के आ जाएंगे यूएसएसआर को पीटने के लिए। ये इसलिए बनाया गया था नेटो, और कुछ ना कुछ विचारधाराओं को रोकने के लिए बनाया गया। यहाँ पर देखो यूक्रेन भी दिया हुआ है, हालांकि यूक्रेन अभी तक नेटो का पार्ट नहीं है। वो जो आप देख रहे हो ना न्यूज में, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, वो उसी की जड़ यही है, नेटो ही उसकी जड़ है। क्योंकि नेटो में यूएस, जो आपका यूक्रेन है, वो बोलता है कि मैं नेटो में जाऊंगा, यूएसएसआर बोलता तू नहीं जाएगा। इसलिए ही यूएसएसआर चाहता है कि ये नेटो में, यूएसएसआर सॉरी, ये आपका रशिया रशिया चाहता है कि यूक्रेन नेटो के अंदर ना जाए। अगर ये नेटो में गया तो मैं इसको मारूंगा, और यूक्रेन ने बोल रखा है कि भाई मैं नेटो में जाना चाहता हूँ, उसकी इच्छा है जाने के लिए। तो यहाँ इसलिए लड़ाई चल रही है आज के करंट टाइम में, आपकी रशिया की और यूक्रेन की, यही है वो जड़। तो इसमें देश कौन कौन से, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, पश्चिमी जितने भी देश हैं, ये सारे उसी में शामिल है। अब आके बढ़ते हैं वर्षा पैक्ट। ये क्या है, वर्षा पैक्ट का मतलब क्या है, देखो यूएसए ने बनाया आपका नेटो, तो यूएसएसआर कम रहेगा, रुकेगा यूएसएसआर? यूएसएसआर भी नहीं रुकेगा, उसने भी अपना बना दिया वर्षा वर्षा पैक्ट, वर्षा पैक्ट, उसने अपना वर्षा पैक्ट बना दिया। वहां नेटो बना पड़ा, अजीब ही चल रही है चीजें। वहां वो अपना खेमा बना रहा है, ये अपना खेमा बना रहे हैं, तो ऐसे। तो वर्षा पैक्ट बनाया लीडरशिप में सोवियत यूनियन ने। इट वाज क्रिएटेड एज अ रिस्पॉन्स ऑफ नेटो, नेटो के रिस्पॉन्स के लिए वर्षा पैक्ट बना था, ठीक है। इसमें भी आते हैं बहुत सारे देश, जितने हैं ना मैंने दिखाए, एक तरफ दो तरफ बटा हुआ था, तो उसकी तरफ का ये ग्रुप था। इसमें क्या था, पोलैंड, हंगरी, और इनका भी सेम कारण है, वही कारण है कि हमें अपने देशों के अंदर जो पूंजीवाद जो विचारधारा है उसको नहीं फैलने देना है, यूएसए की विचारधारा को नहीं फैलने देना है। ये वो कारण था, उसके लिए बनाया गया था, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप सोशलिस्ट कंट्री, ये यूरोप की जो जितनी भी ईस्ट वाली कंट्री थी, इनको, ये रहा ना जर्मनी, ईस्ट जर्मनी, सॉरी जर्मनी के दो पार्ट है, याद रखना, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। वेस्ट उस तरफ आता है पूंजीवाद की तरफ, यूएसए की तरफ। ये ऐसे पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ये ऐसे देश बने, ठीक है। इनमें देश याद आपको रखने हैं कि जर्मनी, पोलैंड, हंगरी, ऐसे ये देश किसके साथ है, यूएसएसआर के साथ, वर्षा पैक्ट के अंदर। इसमें नेटो के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए और यूएसए की विचारधाराओं के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, प्रभाव को रोकने के लिए ये वर्षा पैक्ट बनाया गया। आगे बढ़ते हैं हम अब अपने, यहाँ अमेरिका, अब अमेरिका भी कम थोड़ी है, अमेरिका थोड़ी रुकेगा। अब अमेरिका ने बना दिया सेंटो, ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बना, ये डेट याद रखना, ठीक है। ये सेंटो बना किसमें, फॉर्म सपोर्ट ऑफ यूएसए। यूएसए ने क्या किया, हम अब सेंटो बना देंगे। सेंटो में क्या था कि ये चाहते थे, इनको बस है ना विचारधाराओं का रोकना था, लड़ाई विचारधाराओं पे चल रही थी, कंपटीशन चल रहा था। अब देखो यूरोप का कर दिया, यूरोप समट गया उसमें, वर्षा पैक्ट में, नेटो में। अब बचा कौन, ये बची ना मिडिल ईस्ट कंट्री बचती है। आप ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, इनमें क्या था कि इनमें सिर्फ जो आपके यूएसए क्या चाहता था, यूएसएसआर, सोवियत यूनियन की जो साम्यवादी जो विचारधारा है, उसको ईस्ट, आपके ईस्ट यूरोपियन, मिडल ईस्ट में, मध्य में रोकने का प्रयास किया गया यूएसए के द्वारा। ये सब आते हैं मिडल ईस्ट के अंदर, ये देश आते हैं, ये सारे देश आते हैं, इनके अंदर कहीं तरह किसी तरह भी हम ये विचारधारा रोक पाए, तो इसके लिए।
तो इसे बगदाद संधि भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें सदस्य थे तुर्की, ईरान, पाकिस्तान इसमें शामिल हो गए थे सेंटो के अंदर। ठीक है, तो ऐसे इसमें रोकने के लिए मिडिल ईस्ट में अब आपका आता है सियाटो। ये क्या था? साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये 1954 में बना। ठीक है, अब इसमें रोकने के लिए इसमें क्या था? वही सेम घिसी-पिटी चीज है कि इसमें यूएस चाहता था, उसने क्या निपटा दिया? देखो यूएसए ने क्या-क्या निपटाया? पहले यूरोप को निपटाया, यूरोप को निपटा दिया। अब क्या किया उसने कि मिडल ईस्ट को निपटाया। ठीक है, मिडल ईस्ट को निपटाया, यहाँ मिडल ईस्ट को खत्म किया, यहाँ यूरोप को खत्म किया, और अब ये चाहता है साउथ ईस्ट एशिया को भी रोकना, वहां भी इन्फ्लुएंस को रोकना। तो इसने ये जितने भी देश आ रहे हैं ना, ये सारे साउथ ईस्ट एशिया के देश है। हालांकि इसमें बहुत सारे देश ऐसे थे जो नहीं माने थे यूएसए की विचारधारा, पर फिर भी वो चाहते थे कि हम इस साउथ ईस्ट जितनी भी कंट्री है ना, ये जितनी भी कंट्री है, ये सारी इंडोनेशिया, ठीक है, जितनी भी कंट्री है, इन पे इन्फ्लुएंस रोकना चाहते थे किसका? यूएसएसआर का। म्यांमार जितनी भी कंट्री है इनमें अंदर यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस रोकना चाहते थे, इसलिए सियाटो बना। इसमें क्या था? साउथ ईस्ट एशिया में सेपरेट ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, इसमें मेंबर देश कौन थे? यूएसए, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, थाईलैंड। अब देखो पाकिस्तान यहाँ भी है और वहां भी था, दोनों में बैठा ही। और यूएसए, यूके, इसमें ये वाली कंट्री बहुत कम मिलेगी। एक कंट्री है थाईलैंड और एक है ऑस्ट्रेलिया, सिर्फ ये दो देश ही माने। ये आपका ये रहा, और थाईलैंड भी यहीं कहीं होगा। ठीक है, ये दो देश माने। ऐसे इन्फ्लुएंस रोकने के लिए इसने यूएसए ने ये बनाया। तो शायद ये वीडियो, हाँ, ये वीडियो आपकी यही खत्म होती है। मैंने ये 3 टॉपिक पढ़ाए हैं। आई होप आपको ये 3 टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो थोड़ा सा आप वीडियो को दोबारा देखें, आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। बाकी ये आप हमारे चैनल को, जो नेट शास्त्र चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक फैला दो, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। बाकी जो इसका सेकंड पार्ट है ना, जो बच गए हैं उनके टॉपिक्स, वो ये वीडियो में हम कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।